आज व्यू 360 में अमेरिका आलमी फोरम्स पर फिर से सरगर्म अमल है। सदर बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से बतौर सदर पहला खिताब। स्कर्दू का कलों का बादशाह, तारीखी खारपुचो फोर्ट जो अब बन गया है एक तफरीका। और दहशतगर्दी और इसके खिलाफ ऑपरेशन से नकल मकानी पर मजबूर होने वाले इरफान महसूद ने 43 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाए। 13 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने इंडिया के तोड़े हुए हैं। इसमें 23 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा पुशअप्स कैटेगरीज के वो मेरे पास हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा के 76वें इजलास से आला सतही खिताब के पहले रोज़ खित्ते के ममालिक ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला और तालिबान की वापसी पर रद्द अमल दिया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इन ममालिक में कतर, ईरान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी शामिल थे। जनरल असम्बली में अफगानिस्तान की तरफ से गनी हुकूमत के तैनात किए गए अफगान नुमाइंदे गुलाम आसिफ मौजूद थे। पीर को तालिबान ने UN सेक्रेटरी जनरल को अपने ख़त में लिखा है कि वो गनी हुकूमत के नुमाइंदे की जगह अपना नुमाइंदा भेजना चाहते हैं और इसके अलावा जनरल असम्बली के इजलास से खिताब भी करना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये मामला जनरल असम्बली की क्रेडेंशियल्स कमेटी को भिजवाया गया है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने आलमी चैलेंजेस के हल के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया है और कहा है कि इस बात की जितनी ज़रूरत आज है पहले कभी नहीं थी। अमरीकी सदर ने कोविड-19 की आलमी वबा और माहौलियात के चैलेंज से निमटने के अलावा इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मौसर इक़दामात जारी रखने पर बात की। इसके अलावा सदर बाइडन ने आलमी सतह पर गुर्बत के खात्मे के लिए अमरीका की जानिब से $10 अरब की एआनत का ऐलान भी किया। इरम अब्बासी इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सदर बाइडन के इस खिताब और इस पर रद्द-ए-अमल के हवाले से मज़ीद बात करते हैं। इरम, क्या सिचुएशन रही कल और जिस तरह से अब हम देख रहे हैं 2 दिन से ये इजलास जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अमरीका और चीन से इस एतवार जो बयान दिया उसमें कहा कि वो मुमकिना सर्द जंग की जानिब ना बढ़ें। सदर बाइडन ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल दिया? जी असद, प्रेसिडेंट बाइडन का बतौर सदर जैसा कि आपने बताया कि ये पहला खिताब था। लगभग 30 मिनट के इस खिताब में उन्होंने कोविड-19 के फैलाव की रोकथाम के लिए दुनिया से कहा कि वो मिल बैठकर ताउन करे ताकि इस बीमारी से लोगों को बचाया जा सके। इस हवाले से आज एक वर्चुअल इजलास भी हो रहा है और उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका मज़ीद वैक्सीन दुनिया को देना चाहता है। इसके अलावा सदर बाइडन ने अपने खिताब में क्लाइमेट चेंज यानी माहौलियाती तब्दीली के हवाले से जो दुनिया को ख़तरात लाहक हैं उस पर भी रोशनी डाली और उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी इमदाद को डबल कर रहा है और वो $11.4 बिलियन जो है वो उन गरीब मुल्कों को देना चाहता है ताकि कार्बन के अखराज में दुनिया भर में कमी लाने में मदद मिल सके। इसके अलावा उन्होंने अपने खिताब में डिप्लोमेसी पे भी जोर दिया, यानी कि अमेरिका अब भरपूर सिफारतकारी की जानिब जाना चाहता है, उसके लिए सरमायाकारी करना चाहता है। जैसे कि आपने बात की कि UN के चीफ ने कहा कि अमेरिका और चाइना जो है वो एक नई सर्द जंग को अवॉइड करे, उससे बचे। सदर बाइडन ने अपने खिताब में चाइना का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सर्द जंग के हवाले से क्या कहा, आइए देखते हैं। But we're not seeking, say it again, we are not seeking a new Cold War. हम इसके ख़्वाह नहीं, मैं दोबारा कह रहा हूं कि हम एक नई सर्द जंग के ख़्वाह नहीं हैं या ऐसी दुनिया के जो सख्त ब्लॉक्स में बटी हुई हो। अमेरिका किसी भी ऐसी कौम के साथ काम करने के लिए तैयार है जो मुश्तरका चैलेंजेस के पुरअमन हल की जानिब पेशकदमी करे, चाहे दूसरे शोबों में हमारा शदीद अदम इख्तलाफ हो, क्योंकि अगर हम कोविड-19, माहौलियाती तब्दीली और जोहरी हथियारों के फैलाव के फौरी खतरात से निमटने के लिए इकट्ठे ना हुए तो हम सबको अपनी नाकामी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इरम, जो बाइडन ने बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर अमेरिका के फिर से एक्टिव होने की बात भी की। अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा दीगर कौन से फोरम्स हैं जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं इसमें, और ये बयान उनके साबिक़ सदर ट्रंप के मौक़िफ़ से कितना मुख्तलिफ है? असद, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो साबिक सदर रह चुके हैं उनका हमेशा से ये स्लोगन रहा कि अमेरिका फ़र्स्ट, यानी अमेरिका को पहली तरजीह दी जाएगी और उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो इसी हवाले से थी। प्रेसिडेंट बाइडन के खिताब में हमने ये देखा कि उन्होंने बिल्कुल ही एक बरअक्स अप्रोच का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो आलमी बरादरी की रहनुमाई करना चाहता है, उसके साथ ताउन करना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका जो है फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल वो उसकी आखिरी अप्रोच होनी चाहिए।
आखिरी रास्ता होना चाहिए, पहला रास्ता सफारतकारी होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका, उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे टाइम पर खिताब कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से जहाँ पर अमेरिका इस वक्त किसी जंग में शामिल नहीं है। अमेरिका ने उन्होंने अपने अफ़गानिस्तान से जो विड्रॉल है, फ़ौजों का इनखला है, उसका भी दिफा किया और उन्होंने कहा कि ये तनाज़ा जो है वो ख़त्म हो चुका है। अमेरिका टेक्नोलॉजी के शोबे में जो ख़तरात हैं उनकी तरफ उनको जो है उनके लिए उसको आलमी बरादरी का ताउन चाहिए ताकि मिलकर उस पर जो है उसका मुकाबला किया जा सके। उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। We've ended 20 years of conflict in Afghanistan. हमने अफगानिस्तान में 20 साल से जारी तनाज़े को ख़त्म कर दिया है और अब जब हम एक लामुतनाही जंग के इस दौर को ख़त्म करने के साथ दुनिया भर में लोगों की बेहतरी में अपनी तरक्याती इमदाद की ताकत से सरमायाकारी करते हुए अंत तक सफारतकारी का एक नया दौर शुरू कर रहे हैं, जमहूरियत की तजदीद और दिफा करते हुए और ये साबित करते हुए कि चाहे मसाइल कितने ही मुश्किल या पेचीदा क्यों ना हो, अवाम की हुकूमत और अवाम के लिए हुकूमत ही तमाम लोगों की बेहतरी का जरिया है। किसी गलत फहमी में ना रहें। अमेरिका दहशत गर्दी के खतरात समेत हमले के खिलाफ अपने इत्तेहादियों और अपने मफादात का दिफा करता रहेगा। ज़रूरत पड़ने पर अगर हम ताकत के इस्तेमाल की तैयारी करें अपने अहम कौमी मफादात के दिफा के लिए, बशमूल मौजूदा और आने वाले ख़तरात के लिए, मगर मिशन वाज़े और काबिल हसूल होना चाहिए और अमरीकी अवाम की बाखबर रजामंदी से, और जब भी मुमकिन हो हमारे इत्तेहादियों की शराकत के साथ हो। अमरीकी फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल हमारा आखिरी हरबा होना चाहिए, ना कि पहला। इसे हर मसले के जवाब के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जो हम दुनिया भर में देख रहे हैं। इस हवाले से ऐसे आपको ये भी बताती चलूँ कि इस इजलास में कोरोना वायरस की वजह से माजी के बरक्स कम मुल्कों के सरबराहान ने शिरकत की। जो शिरकत नहीं कर सके उन्होंने प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस जो हैं वो भेजे, जैसे कि ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं इब्राहिम रईसी, उन्होंने कहा कि दुनिया परवाह नहीं करती कि अमेरिका फ़र्स्ट है या अमेरिका बैक है, बल्कि हर कौम को अपनी जो है प्रिजर्व्स के लिए काम करना चाहिए। चाइना ने भी प्री रिकॉर्डेड मैसेज भेजा और तवक्को की जा रही है कि जुमे के रोज़ पाकिस्तान के इमरान खान जो हैं प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से खिताब करेंगे। बहुत शुक्रिया इरम इस हवाले से हमें अपडेट करने का। इरम अब्बासी हमें बता रही थी कैपिटल हिल से कि जिस तरह से UNGA का जो इस वक्त इजलास चल रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हैं उसमें, अफगानिस्तान का मसला काफ़ी हद तक इसमें एक्टिव रहा और उस पर बात भी हुई। तुर्की में हुकाम ने सैकड़ों की तादाद में गैर कानूनी पनाहगज़ीनों को इस्तंबुल में हिरासत में लग रखा है। इनमें मुतअद्दिद अफ़गान मुहाजिरीन भी शामिल हैं। ये गिरफ्तारियाँ एक ऐसे वक्त सामने आई हैं जब सदर तैयब एर्दोगान की हुकूमत को अफ़गानिस्तान में बड़ी तादाद में तुर्की पहुँचने वाले अफ़गान शहरियों को रोकने के लिए अवामी दबाव का सामना है। इस हवाले से मज़ीद हम जानेंगे इस रिपोर्ट में। हुक्काम का कहना है कि उन्होंने इस्तांबुल में गुज़िश्ता माह शुरू होने वाली छानबीन की मुहिम के दौरान दस्तावेजात न रखने वाले सैकड़ों अफगानों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए अफराद को महफूज मकामात पर ले जाया गया है, जहां उनके मुस्तकबिल के बारे में सूरत हाल वाज़े नहीं। अपनी शनाख्त जाहिर न करने की दरख्वास्त करने वाले इस अफगान मुहाजिर के मुताबिक ये हिरासतें अफगानों में खौफ पैदा कर रही हैं। वो दस्तावेज ना रखने वाले अफगानों को पकड़ रहे हैं और उन्हें मुल्क बदर कर रहे हैं। जिनके पास दस्तावेजात नहीं हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, ना तो वो काम कर सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। हमारी दरख्वास्त है कि ऐसा ना किया जाए क्योंकि अफगानिस्तान में सूरत हाल बहुत खौफनाक है। तुर्क हुक्काम का कहना है कि उनका हदफ सिर्फ दस्तावेजात ना रखने वाले तारकीन वतन हैं, लेकिन इमदादी ग्रुपों का दावा है कि हुकूमत अफगानों को पनाह के लिए रजिस्ट्रेशन की इजाज़त नहीं दे रही। तुर्क हुकूमत ने इनको रजिस्टर ना करने का फैसला किया है और वो सरहद पर इजाफी ताकत और फोर्सेस भेज रहे हैं। वो मजीद अफगान मुहाजिरीन को सरहद पार नहीं करने दे रहे। अगर वो सरहद अबूर कर भी लें तो वो उन्हें वापस ईरान भेजना चाहते हैं। तुर्की पहले ही शाम की खाना जंगी से फरार होकर आने वाले तकरीबन 40 लाख पनाहगुज़ीनों की मेज़बानी कर रहा है और हुकूमत का कहना है कि वो इससे ज्यादा की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सरहद हमारी इज्जत है के नारे के तहत हिज़्ब इख्तिलाफ की मरकजी पार्टी हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि वो मुहाजिरीन की नई लहर को रोकने के लिए मुल्की सरहद को महफूज बनाए।
is creating some kind of tension. یہ حالات ترکی میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کی وجہ سے کشیدگی پیدا کر رہے ہیں اور بہت سے ترک شہری جو بے روزگار ہیں ان کے خیال میں شامی یا مستقبل میں آنے والے افغان ان کے روزگار پر قبضہ کر لیں گے۔ بہت سے پناہ گزین استنبول کے ایسے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے ہیں جو صدر رجب طیب اردوگان کا مضبوط انتخابی گڑھ ہیں۔ پناہ گزینوں کے خلاف بڑھتی ہوئی مزاحمت 2 سال قبل استنبول کے میئر کے الیکشن میں صدر اردوگان کی پارٹی کی شکست کی ایک اہم وجہ تھی، جس کی وجہ سے کئی دہائیوں سے شہر پر ان کی حکمرانی کا اختتام ہوا۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس سال جنوری سے جولائی کے دوران 10,000 سے زائد افغانوں کو ملک بدر کیا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد یہ افغان مہاجر رحم کی درخواست کر رہا ہے۔ اس وقت میرے ملک کی صورتحال اچھی نہیں ہے اور وہ کسی کے لیے بھی محفوظ نہیں ہے۔ میری ترک حکومت سے درخواست ہے کہ وہ ہماری مدد کریں۔ اس صورتحال میں ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن ترکی میں بہت سے لوگوں کو اس مہم کے جاری رہنے کی توقع ہے۔ ڈورین جونز کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔ پاکستان اور خطے بھر کی اہم خبروں اور تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ امریکہ، جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے View 360 میں آج نیوز پر۔ پاکستان میں بہت سے تاریخی قلعوں میں سے ایک کھرپوچو فورٹ ہے۔ اسکردو میں سینکڑوں برس پرانے اس قلعے کی آن بان اب پہلے جیسی تو نہیں رہی، مگر اب بھی یہ سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ پاکستان کی سیاحت سے متعلق سیریز میں کھرپوچو فورٹ کی کہانی عدیل احمد سے۔ اسکردو کے اس تاریخی قلعے نے کبھی حکمرانوں کا جاہ و جلال دیکھا ہوگا، مگر اب یہاں صرف سیاحوں کی آوازیں گونجتی ہیں۔ سینکڑوں برس قبل دفاعی مقاصد کے لیے تعمیر کیا گیا یہ قلعہ اب تفریحی مقام بن چکا ہے۔ یہ 1494 میں بوخاچو نے اس کھرپوچو کو بنایا تھا۔ کھرپوچو کا مطلب ہے تمام قلعوں کا بادشاہ، بلتی میں کھری اپوچو کہتے ہیں۔ اپوچو ہم کسی گھر کا سربراہ یا کسی محکمے کا سربراہ یا کسی مملکت کا سربراہ کو اپوچو کہتے ہیں بلتی میں۔ 7 منزلہ عمارت تھی، اس کا گیٹ خاص کر صدر دروازہ، اس کو شیر دروازہ بھی کہتے ہیں، اس میں شیر کے نقش بنایا ہوا تھا اس دروازے کا۔ اس کے دروازے کا پلڑا ہی کھولنے کے لیے کم از کم 2 تکڑا جوان چاہیے تھا اس کا دروازے کو کھولنے کے لیے۔ عام آدمی اس کے دروازے کا پٹ بھی کھول نہیں سکتا تھا۔ کھرپوچو کا عمارت کی بات ہے۔ عمارت کس طرح بنی؟ عمارت بنی ہے عام گاڑا اور پتھر اور لکڑی کے فریم ورک سے۔ گاڑے کا بھی کہتے ہیں، یہ سارا جتنا کھرپوچو کے گاڑا ہے، پلستر جو کیا ہوا گاڑے کا، وہ سب انڈے میں لیپ کیا ہوا ہے کہتے ہیں۔ آج تک اتنے سینکڑوں سال گزرے ہیں لیکن ان کی دیواروں پہ ابھی شکن کچھ بھی نہیں ہے، وہ انڈے میں گاڑا بنا کے لیپ کیا کہتے ہیں۔ اس میں مختلف پھر بلاکس بھی ہیں، اس میں زنانہ بلاکس الگ ہے
उसमें दीवान ख़ास अलग है, दीवान आम अलग है। अच्छा, उसमें जहाँ खुशियों के लिए उसके आलात मौसीकी रखने के लिए जगह है, वहाँ पर फिर ज़िंदान भी है। नाफरमान लोगों को वहाँ ज़िंदान में डालते थे। ज़िंदान अब भी मौजूद है। मस्जिद भी बनाई थी, मस्जिद अब भी मौजूद है। उस पर दरबार भी लगता था, उसमें वाटर टंकी अलग थी, राजा के रहने का अलग जगह था, मस्तूरात के लिए अलग जगह थी, तो और रखवालों के लिए, मुहाफिजीन के लिए अलग जगह था, छावनी अलग होता था। मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ पाकिस्तान घूमने आया हूँ और हम बलतोरो ग्लेशियर पर ट्रैकिंग के लिए जाना चाहते हैं। मुझे लगता है यहाँ बहुत पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी की गुंजाइश भी है। मगर इसके बावजूद आपको यहाँ बहुत मज़ा आएगा। जब हम यहाँ आए तो हमने सुना कि यहाँ एक तारीखी मुकाम है और वो घूमने के लिए बेहतरीन जगह है। तो आज हमारा पहला दिन था तो हम यहाँ चले आए। कमर वजीर के साथ अदील अहमद, उर्दू VOA, स्कर्दू। अदील अहमद की रिपोर्ट हमने देखी। अदील इस वक्त हमारे साथ हैं। अदील, कितना दिलचस्प सफ़र था आपके लिए, और अब तो कोविड की वजह से अंदरूने मुल्क सियाहत हमने देखा है काफ़ी बढ़ गई है। क्या इन सब मुकामात पे SOPs पे अमल किया जा रहा है? जी, सफ़र बहुत अच्छा रहा। जैसा आपने रिपोर्ट देखी और काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स बनी हैं, दीगर भी आएंगी। और दूसरा, कोविड की हिदायत पे बिल्कुल होटल्स में भी अमल किया जा रहा है, और डोमेस्टिक टूरिज़म के हवाले से जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जा रही हैं उसमें भी जिन लोगों ने, जिन सयाहों को वैक्सीन नहीं लगी हुई, उनको बिल्कुल जाने की इजाज़त नहीं है। और होटलों में बिल्कुल कोविड की हिदायत पे अमल हो रहा है, लेकिन जो दीगर अवामी मकामात हैं वहाँ पे लोग अक्सर मास्क के बगैर ही दिखाई देते हैं। तो अदील, बल्तिस्तान में ख़ास तौर पे जब हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो एक बड़ा इशू होता है मोबाइल सिग्नल्स का। अब सिग्नल्स नहीं हैं तो इंटरनेट भी डेफिनेटली एक कंसर्न है। बेशतर जगहों पे सिग्नल्स नहीं आते, तो मकामी लोग और सयाह इससे कितना मुतासर होते हैं? जी, स्कर्दू में और बल्तिस्तान के दीगर इलाकों में सबसे बड़ा मसला यही मोबाइल सिग्नल्स का ही है, क्योंकि जो पाकिस्तान में जो सिम इस्तेमाल होती हैं दीगर, वो नेटवर्क बल्तिस्तान में अक्सर जगहों पर नहीं चलते। वहाँ के लिए एक स्पेशल एसकॉम की एक सिम है, स्पेशल सर्विसेज की, लेकिन उसके सिग्नल भी बेशतर मकामात पर नहीं आते, और जहाँ आते हैं वहाँ भी इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता। 4G वहाँ कनेक्ट करने में बहुत मुश्किलात का सामना होता है, और अगर 4G मिल भी जाए तो उस इंटरनेट की स्पीड इतनी नहीं होती कि उसको अच्छी तरह इस्तेमाल किया जा सके। बार बार डिस्कनेक्शन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है सयाहों को, जिसकी वजह से सयाह परेशान भी होते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा देखा आपने? सड़कें, होटल्स, ट्रांसपोर्ट वगैरह इस मयार के हैं कि बैरूनी मुल्क जो आते हैं, बैरूनी मुल्क से जो सयाह आते हैं, उनको कोई परेशानी ना हो? सड़कें, जो मरकजी सड़कें हैं जो अजला को आपस में मिलाती हैं, वो तो कदरे बेहतर हैं, लेकिन जो शहरों के अंदर सड़कें हैं उनकी सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। लेकिन कई जगहों पर काम चल रहा है, सड़कें बन रही हैं। दूसरा, अगर हम बात करें होटल्स की, तो बैनुल अक़वामी मेयार के बहुत कम होटल्स हैं। 5 स्टार 4 स्टार होटल्स आपको नहीं मिलेंगे। 3 स्टार होटल्स की तादाद भी काफ़ी कम है, लेकिन अच्छे होटल्स कुछ हैं, अच्छे होटल्स कुछ मिल जाते हैं जिनमें सयाह रहते हैं। बाकी लोकल जो टूरिज़्म है वो ज़्यादातर लोकल होटल्स की तरफ जाते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे नॉन कस्टम गाड़ियाँ चलती हैं, तो इसलिए काफ़ी लग्जरी गाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं, और जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं गाड़ियों के, वो यहाँ आम ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होते हुए दिखते हैं। बहुत शुक्रिया अदील आपका इस हवाले से हमें अपडेट करने का। आपने जिस तरह से कहा कि मज़ीद रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, तो ऑफ कोर्स हम उनका भी इंतज़ार करेंगे, और हमारे व्यूअर्स के लिए भी डेफिनेटली ये एक अच्छी लर्निंग और इलाके की अच्छी सैर ज़रूर होगी। बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस की वजह से जहां कई कारोबार मुतासिर हुए, वहीं कई कारोबार इस दौर में बेहतर भी हुए। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में अंदरूने मुल्क से आने वाले सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है। कोविड की पाबंदियों की वजह से ऐसे ख़ानदान जो छुट्टियां गुजारने मुल्क से बाहर जाते थे, उन्हें भी अब शायद मुल्क के अंदर ही घूमने फिरने के लिए निकलना पड़ रहा है। इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट हम शामिल करेंगे आने वाले शोज़ में। आज इसकी देखते हैं चंद झलकियाँ।
देखिए यहाँ के लोग जहाँ तक देखा जाए बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं हैं। यानी कि यहाँ सबसे बड़ा मसला बिजली की है, बिजली का है, सड़कों का है। सड़कों पे काम तो हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल बिजली का यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। اور شو کے آخر میں اب آپ کو ملواتے ہیں محمد عرفان محسود سے، ایک باہمت نوجوان جنہیں دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوج کی کارروائی کے وقت دیگر افراد کے ساتھ جنوبی وزیرستان سے نقل مکانی کرنا پڑی، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں رہائش ان کے لیے ایک لحاظ سے خوش قسمتی کا باعث بنی۔ آج وہ مارشل آرٹس کی مختلف کیٹیگریز میں 43 گنیز ورلڈ ریکارڈز بنا چکے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے نظر الاسلام کی رپورٹ۔ محمد عرفان محسود کا تعلق جنوبی وزیرستان کے علاقے لدہ سے ہے۔ 2009 میں جب پاک فوج نے راہ نجات کے نام سے جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف ملٹری آپریشن شروع کیا تو ہزاروں کی تعداد میں مقامی افراد نے جان بچانے کی غرض سے ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں پناہ لی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں انہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے مارشل آرٹس کے شوق کو بھی زندہ رکھا اور محنت سے اپنے دیرینہ خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ میرے 43 گنیز ورلڈ ریکارڈ الحمدللہ سکسیسفلی اپرووڈ ہو چکے ہیں، جس میں 13 گنیز ورلڈ ریکارڈ میں نے انڈیا کے توڑے ہوئے ہیں۔ اس میں 23 گنیز ورلڈ ریکارڈ جو ورلڈ لیول پہ سب سے زیادہ پش اپس کیٹیگریز کے وہ میرے پاس ہیں۔ اس میں فٹنس کے اور مارشل آرٹس کے جو سب سے ٹف ریکارڈز ہیں وہ بھی الحمدللہ میرے پاس ہے۔ محمد عرفان گینیز ورلڈ ریکارڈ بک کا حصہ بننے کے لیے سخت پریکٹس کرتے ہیں۔ وہ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے بعد گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کو بھیجتے ہیں۔ ان کے ریکارڈز میں کنگ فو، پش اپس، جمناسٹک، مکس مارشل آرٹس، فلائنگ ککس، باکسنگ اور ایکروبیٹک آرٹ شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 2 انگلیوں پر 100 پاؤنڈ وزن کے ساتھ 18 پش اپس ایک مشکل ترین ریکارڈ تھا۔ عرفان محسود اب تک 500 سے زائد مارشل آرٹس پلیئرز ٹرین کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نوجوان نسل کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ مین مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے جو بچے ہیں ان کو نشے سے، غلط کاموں سے دور رکھنا ہے۔ ان میں جو ہڈن ٹیلنٹ ہے وہ پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے وزیرستان اور پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی سے بھی کسی لحاظ سے کم نہیں۔ تو ان کو بس ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ٹیلنٹ میں نے پروموٹ کرنا ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ اس اکیڈمی میں سپہر کے وقت کھلاڑی مارشل آرٹس کے مختلف کیٹیگریز کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اس اکیڈمی کے درجنوں کھلاڑی پاکستان نیشنل ٹیم کی بھی نمائندگی کر چکے ہیں۔ میں مکس مارشل آرٹ کا پرو فائٹر ہوں اور ساتھ میں نے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا ایک چیلنج ریکارڈ تھا جو میں نے ایکسیپٹ کیا اور میں نے سکسیزفلی اس کو اپروو کر لیا۔ وہ ڈبل لیگ ٹیک ڈاؤن، ریسلنگ ڈبل لیگ ٹیک ڈاؤن تھا، تو میں نے 1 منٹ میں 37 ڈبل لیگ ٹیک ڈاؤن کر کے وہ ریکارڈ بریک کیا۔ گزشتہ 4 سال کے دوران گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ عرفان محسود کو 43 سرٹیفکیٹس جاری کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ وہ علاقائی اور قومی سطح پر بھی متعدد ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ قبائلی نوجوانوں کو کھیل اور مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا چاہتے ہیں۔ عرفان محسود کا کہنا ہے کہ اگر اچھی ٹریننگ اور مواقع ملیں تو وہ اپنی کارکردگی کو مزید نکھار سکتے ہیں، اور اگر حکومت انہیں مالی وسائل فراہم کرے تو وہ پاکستان کو مارشل آرٹس اور ایتھلیٹکس میں عالمی سطح پر میڈلز دلوا سکتے ہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، ڈیرہ اسماعیل خان۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔